नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें, कर्नाटक में सीएम पद को लेकर हलचल जो है वो बढ़ गई है। आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव है। मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धारमैया की मुलाकात हुई है। सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आगे चल रहे हैं और ऐसे में सिद्धारमैया के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए। उन पोस्टर में बकायदा सिद्धारमैया को सीएम घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आज शाम तक का इंतजार करना होगा जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि सीएम का चेहरा कौन है, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है कर्नाटक में। लेकिन दो दावेदार इसके, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, इन दोनों के बीच ही ये मुकाबला है कि आखिर इन दोनों में से मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा और क्या दूसरे को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिलेगा, क्योंकि संकेत इस तरह की भी मिल रही हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्या फैसला आला कमान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कर्नाटक में जिस तरह से बम्पर जीत हुई है कांग्रेस की, इसके बाद कांग्रेस जश्न मना रही है और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक करने जा रही है जिसमें सीएम के नाम का ऐलान संभव नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर, जहां कर्नाटक में नए सीएम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं। सुशील कुमार शिंदे पर्यवेक्षक बनाए गए, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में ये तीनों पर्यवेक्षक कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है इसके बाद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे और इसीलिए ये 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस विधायक दल की जब बैठक आज होगी शाम 5 बजे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जो भी सामने निकल कर आएगा उसके पीछे ये भी देखा जाएगा कि आखिर किस तरह से कर्नाटक को आगे संभालना है, क्या रणनीति बनानी है, क्योंकि सिर्फ सफर यहीं तक खत्म नहीं होता है। कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव अभी बाकी है और ऐसे में कांग्रेस अब कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती कि दूसरा पक्ष उसको अलग अलग तरह से जिम्मेदार ठहरा सके। ये कांग्रेस कल जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद समझती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं और इन 3 पर्यवेक्षक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सुशील कुमार शिंदे पर्यवेक्षक के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। दीपक बावरिया, भंवर जितेंद्र सिंह को भी जिम्मेदारी मिली है। एक और बड़ी खबर कर्नाटक से ही मिल रही है, जहां कांग्रेस में सीएम पद को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और कल से ही ये अटकलों का बाजार जो है वो तेज हो गया था कि कांग्रेस जीत रही है लेकिन आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ऐसे में ये पोस्टर देख लीजिए, सिद्धारमैया के घर के बाहर ये पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में सिद्धारमैया को सीएम बताया गया है। डीके शिव कुमार के समर्थन में भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पेच यही फंसा हुआ है कि आखिर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार, जिसके बाद संभावना बनी हुई है कि आज शाम होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम का नाम जो सामने आ सकता है इसकी संभावना बनी हुई है। फिलहाल पोस्टर के जरिए दावे ठोके जा रहे हैं, समर्थन किया जा रहा है और डीके शिव कुमार के समर्थक जो पोस्टर लगा रहे हैं उसमें डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, सिद्धारमैया के समर्थक सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बता रही हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, बड़ी खबर, सीएम पद को लेकर सभी लोग उत्सुक हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा है एमबी पाटिल और जी परमेश्वर भी रुचि रखते हैं। हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। तो कुल मिलाकर सीएम के रेस में कुछ और दावेदार भी नजर आ रहे हैं। एमबी पाटिल और जी परमेश्वर भी रुचि रखते हैं, ऐसा कहना है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का। और अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान आखिर फैसला क्या लेता है, किसे कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। Yes, and High Command will decide. In every party, ambitions will be there. In every party, ambitions will be there. Not only Siddaramaiah and Shiv Kumar, even Parameshwar is also interested. MB Patil is also interested. That it is not a wrong thing. Everybody have ambitions, but finally only one will be the chief minister. No, that High Command will do.
our MLAs and High Command will decide. In every party, ambitions will be there. Not only Siddaramaiah and और अब आपको इस बीच दिल्ली लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त देख रहे थे, जनशक्ति प्रदर्शनी का दौरा उन्होंने किया और यहां पर जल संरक्षण को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई, स्वच्छता को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। हर एक प्रदर्शनी को पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां पर देखा है। आगे बढ़ेंगे, जहां कर्नाटक से अगली बड़ी खबर मिल रही है कि कांग्रेस की बड़ी जीत। ऐसे में कांग्रेस की जीत पर बोले हैं संजय राउत, कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। तो संजय राउत ने यह बड़ा बयान दिया है कांग्रेस की जीत को लेकर। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की, बम्पर जीत हासिल की, इसको लेकर उन्होंने कहा है कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। दिखाया है। देखिए, कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है, कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। कर्नाटक ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है देश के लिए कि कर्नाटक की सामान्य जनता ने दिखाया है कि यहाँ की सामान्य जनता, देश की सामान्य जनता तानाशाही का पराभव कर सकती है, पराजित कर सकती है। जो 1978 में हो गया था, यही अब कर्नाटक से शुरुआत हो गई है। इसलिए हमने कर्नाटक की जनता का अभिनंदन किया। देखिए, अगली बड़ी खबर हरियाणा से मिल रही है, जहां हरियाणा के सिरसा में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 104 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने 9 परियोजनाओं का भी लोगों को समर्पित किया है। इन 9 परियोजनाओं को इससे पहले भी जब जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया तो उसमें भी कई बड़ी सौगातें जो है प्रदेश के लोगों को दी गई। एक बार फिर से ये जब जनसंवाद किया गया तो लोगों से बातचीत मुख्यमंत्री ने की, उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं को तुरंत निपटाए जाने का निर्देश जो है वहां अधिकारियों को दिया है। फिलहाल 104 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज एक उद्घाटन समारोह यहां पर रखा गया जनसंवाद कार्यक्रम के तहत। तो हरियाणा के सिरसा में ये कार्यक्रम रखा गया जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। 104 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेश के लोगों को दी और इसके साथ ही साथ इसमें 9 ऐसी परियोजनाएं जो बेहद महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन परियोजनाओं की भी सौगात लोगों को यहां पर सीएम की तरफ से मिली है। उधर महाविकास अघाड़ी नेताओं की अहम बैठक आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। शाम 4:30 बजे शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। तो महाविकास अघाड़ी एक बैठक करने जा रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। इससे पहले जिस तरह से एनसीपी नेता शरद पवार नाराज चल रहे थे महाविकास अघाड़ी से और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, फिर वापस अपना इस्तीफा ले लिया। अब इस सब को लेकर आज दिग्गज नेताओं के साथ शरद पवार ये मीटिंग करने जा रही हैं। तो महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक शाम 4:30 बजे रखी गई है। बड़ी बात यह है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर यह मीटिंग होगी और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे मौजूद होंगे। इसके अलावा नाना पटोले और कई नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, जहां आज आईसीएसई के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होंगे। अब से थोड़ी देर में ये रिजल्ट जो है वो जारी किए जाएंगे और CISCE.org. पर ये रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा results.CISCE.org पर भी नतीजे आएंगे। तो वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे अब से थोड़ी देर में ये रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। 10वीं और 12वीं की जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने आईसीएसई से अपने एग्जाम क्लियर किए हैं उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट अब से थोड़ी देर में घोषित किए जाएंगे। वेबसाइट के जरिए आप रिजल्ट देख सकते हैं। CISCE.org पर आप जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
अगली बड़ी खबर यूपी से मिल रही है, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत। सपा, बसपा, इसके अलावा कांग्रेस, इन तीनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया। निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी गदगद नजर आ रही है। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यूपी उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत। स्वार के बाद 96 सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत। यूपी में आम आदमी पार्टी की दस्तक नजर आ रही है। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए एक नई दस्तक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी नगर निगम में 17 सीटों पर काबिज हुई, जीत हासिल की। बम्पर जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जश्न का माहौल। और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जीत का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। और योगी आदित्यनाथ ने इस जीत का श्रेय तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में लगे हुए थे और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। यहाँ की जनता को उन्होंने बधाई दी है। तो यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद न्यूज इंडिया के संवाददाता दीपक चौबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। सुनिए। यूपी में प्रचंड जीत के बाद हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी है। भूपेंद्र जी, अगर बात की जाए तो प्रचंड बहुमत के साथ अगर 17 नगर निगम की बात की जाए उसमें आपने जीत दर्ज की है। हालांकि आरोप लगे रहे हैं, पर इसका श्रेय किसको देते हैं आप? नहीं, श्रेय उत्तर प्रदेश की 4.5 करोड़ जनता ने जिन्होंने मतदान किया, और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी सरकार से जुड़े विषय, हमारी पार्टी से जुड़े विषय जनता के बीच में रखने का काम किया। और हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, सभी माननीय विधायक सांसदों ने और माननीय मुख्यमंत्री, सब ने, पूरी पार्टी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास से हम अपनी बात जनता को समझाने में सफल रहे। और उसी का परिणाम है कि बीजेपी को इतना बड़ा जनादेश नगर निकाय चुनाव में मिला। नहीं, अब ईवीएम नगर निकायों के चुनाव दोनों प्रकार से हुए हैं। सभी 17 नगर निगमों के चुनाव ईवीएम से हुए हैं और बैलेट पेपर से नगर पंचायत, नगर पालिका के। तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी आधे से ज़्यादा नगर पालिका जीती है और ये पहली बार हुआ। और लगभग आप समझ लो 40% से ज़्यादा हम लोग नगर पंचायतें जीते हैं। और बड़ा विषय ये है कि 14,000 वार्ड भी भाजपा लड़ी है उत्तर प्रदेश में। मुझे अभी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं कितने हम जीते हैं, लेकिन 14,000 वार्डों में 90% हम लड़े हैं। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के दलों के लोग सभासद छोड़ो, आप मेयर तक के प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। कई जगह उन निर्दलीयों को समर्थन करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, देश में हमारे विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वही समूह भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक दल के रूप में एक बड़ी ताकत देता है। और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपनी पार्टी के विषयों को, अपनी सरकार के विषयों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर जीती है। जहां तक अखिलेश यादव जी का विषय है, ये लोग स्वाभाविक रूप से सीजनल लोग हैं और ये लोग अपनी सुविधा के अनुसार जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ दीपक चौबे। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी जीत से गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दस्तक हो गई है। कई सीटें आम आदमी पार्टी ने भी निकाली है। अब ऐसे में आपके नेता संजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। पार्टी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में विस्तार ले रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार ले रही है और जल्द ही समय तय हो जाएगा। कल केजरीवाल जी ने मुझे और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। भगवंत मान जी ने कल बधाई दी सबको, सारे कार्यकर्ताओं को, साथियों को। अब रुकना नहीं है, मेहनत करना है, जनता के लिए काम करना है, काम के राजनीति को सच करके दिखाना है कि नहीं, काम के नाम पे भी राजनीति हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की जो सभी इकाइयां हैं पार्टी की, उनको आने वाले दिनों में सक्रिय करके, और जो ये चुनाव परिणाम आया है इसमें सभासद और चेयरमैन जो हमारे जीते हैं,
इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से आज चर्चा हुई, बातचीत हुई। शीघ्र ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित करके उत्तर प्रदेश की जनता का आभार, उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जैसे इसका समय निर्धारित होगा वो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े सूबे में भी आम आदमी पार्टी की शानदार एंट्री हो चुकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां निकाय चुनाव के नतीजों पर मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ट्वीट कर मायावती ने बीजेपी सपा पर गंभीर आरोप लगाया। चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप जो है वो मायावती ने लगाया है। इसके अलावा फेयर चुनाव होता तो नतीजे कुछ और होते, ये कहना है ट्वीट के जरिए बसपा प्रमुख मायावती का। इसके अलावा उन्होंने कहा वक्त आने पर बीजेपी को जरूर जवाब मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। खबर बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड स्थित कल्याण बीघा पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय पत्नी मंजू सिन्हा की 17वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्रद्धांजलि के बाद नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी गए। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, हरिनारायण सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। राजस्थान के जयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई, जहां राजस्थान में एक ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो राजस्थान के जयपुर से खबर, जहां आयकर विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। होटल हाईवे किंग ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। ग्रुप मालिक रतन यादव के घर पर भी छापा पड़ा है। राजस्थान में ग्रुप से जुड़े जो लोग हैं उनके यहां पर छापा पड़ा है आयकर विभाग का। राजस्थान के जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। उधर आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया गया है। स्वदेशीकरण के लिए रक्षा उत्पादों की चौथी सूची यानी कि चौथी लिस्ट जारी कर दी गई। स्वदेशीकरण के लिए 928 रक्षा उत्पादों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 715 करोड़ रुपए के आयात का पैसा बचेगा। ये बात जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी के जरिए दी गई है। गुजरात से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बोटाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। गुजरात के बोटाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। झील में डूबने से 5 लड़कों की जान चली गई। मृतकों की उम्र तकरीबन 16-17 साल के बीच बताई गई है। 2 को बचाने में 3 की जान चली गई। तो गुजरात के बोटाद से हुआ है ये पूरा मामला, और वहां पर नहाने गए जो लड़के थे उनकी डूबने से मौत हुई है। बोटाद से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। झील में डूबने से 5 लड़कों की जान चली गई। 2 को बचाने के चक्कर में जब 3 नदी में उतरे तो उन तीनों की भी जान चली गई, और सभी की उम्र 16-17 साल बताई जा रही है। महाराष्ट्र के अकोला से खबर मिल रही है, जहां 2 पक्षों में झड़प हुई है। पुराने शहर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई।
ओल्ड सिटी पुलिस स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ गई। हिंसक झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो अकोला के पुराने शहर में दो समुदाय के बीच झड़प हुई है और इस झड़प में दोनों समुदाय के लोग जो हैं आमने सामने आ गए। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। हिंसा और आगजनी में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस स्टेशन बेकाबू भीड़ पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अकोला शहर में दो कम्युनिटीज के बीच में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की बात सामने आई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने तुरंत कंप्लेंट लेके ऑफिस रजिस्टर किया है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत वहां पे इंटरवीन करके एक्शन ली है और जो भी इसमें शामिल थे उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गुने दाखिल हो गए हैं। एक ब्रॉड डेड है सिविल हॉस्पिटल में, पर वो कौन सी जगह से वहां तक पहुंचे इसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है। अभी तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें टोटल 8 घायल है, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी है, बाकी सिविलियन है, पर सारे लोग खतरे के बाहर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।